हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेटा आपको बस ये ना, आपने एक बार इसको अगर आप देख लोगे वीडियो को, तो आपको जो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग एसिड्स की बात करते हैं। देखो, एसिड्स का दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये करते हैं बेटा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, एक तरीके से दे गिव H+ आयंस इन एक्को सॉल्यूशन। अब जो बेटा इनको ना एक्को सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्को सॉल्यूशन में जब इनको वाटर में सॉल्यूशन बनता है तो क्या करते हैं, H+ आयंस को रिलीज करते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं एसिड्स कहते हैं। ओके, द टर्म एसिड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, ये जो आपका एसिड वर्ड है, ये आपका एसिडस नाम का एक वर्ड है, वहाँ से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सोर मीन्स खट्टा होता है इसका मतलब। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखिए। यहाँ पर ना बेटा कुछ आपको मेंशन है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में और वीक एसिड्स के बारे में। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं बेसिकली बेटा आपके, जैसे आपके HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। दीज आर बेसिकली क्या होते हैं आपके, ये आपके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसिकली वो होते हैं जो एक तरीके से आपका H+ आयन कंसंट्रेशन जो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन। ओके, अब देखो बेसिक वीक की बात करें, वीक एसिड में जैसे आपका एसिडिक एसिड आ गया, ऑक्जेलिक एसिड आ गया, आपका लैक्टिक एसिड आ गया। दीज आर बेसिकली वीक एसिड्स आपके हो गए। ओके, अब बेटा एक वर्ड आपका आता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ओके, और वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। उससे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। डन। ओके, डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं बच्चे? डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है और एसिड का अमाउंट कम होता है। ओके, तो इसलिए उसको हम डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। नो प्रॉब्लम बेटा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके, डाइल्यूट एसिड्स की बात आएगी तो उसका मतलब समझ जाना, उसमें जो कंसंट्रेशन है H+ आयंस की वो लो है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, और कंसंट्रेशन में क्या होता है आपका, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। डन, वेरी गुड। देखो बच्चों, अब बड़ा बात करते हैं बेसिस की बात। तो बेसिस क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपिट इन टच। देखो बेसिकली ना बेटा, इनका जो टेस्ट होता है कड़वा होता है और टच करने में ना सॉपी सा फील होता है। जैसे आपने सॉप को टच किया होगा ना बेटा, वैसे इसका फील आता है। ओके, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और दे गिव OH- आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन बेटा ये क्या करते हैं, आपको OH- आयंस को रिलीज करते हैं। जैसे आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अगर वीक बेस की बात करें तो हमारे पास क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब बड़ा वर्ड आपका आता है एल्किलीज। एल्किलीज क्या होता है, दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल है, जैसे आपका NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्या ना, एक सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, सॉल्ट बेसिकली किस वजह से बनते हैं बेटा, आपका एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है ना, एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है बेटा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ के साथ वाटर बनता है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसका मतलब ये बड़ा बेसिकली सॉल्ट्स के आपके ये एसिड्स और बेस के रिएक्शंस के बाद जो बनता है ना आपका, वो सॉल्ट बनता है। ओके, तो इतनी बात बेटा क्लियर होगी, दैट्स गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा आप जो है लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे बच्चे। देखिए जब फर्दर हम बात करते, देखो आपको पता है सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स दे रखे आपको, सोडियम क्लोराइड है आपका, एक पोटेशियम क्लोराइड आपका। दीज आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट्स में बेसिकली अब क्या है ना बेटा, एक वर्ड आपका आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने कलर को और स्मेल को चेंज कर देते हैं जब हम इसको डिफरेंट टाइप सब्सटेंसेस में डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेटा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आपको दे रखे हैं, जैसे एक तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और एक होता है ऑल्फैक्टरी। पहले बात करते हैं नेचुरल की। देखो नेचुरल इंडिकेटर्स कहाँ मिलते हैं बेटा, आपको फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे आपको पता है लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, ठीक है, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट हो गया, फ्लावर्स रो हाइड्रेंगिया प्लांट हो गया, टर्मेरिक हो गया। तो दिस आर बेसिकली बेटा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो बेसिकली एसिड और बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। ओके, और एक होता है बेटा सिंथेटिक, ये जैसे होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस।
आर्टिफिशियल होते हैं केमिकल सब्सटेंस, जैसे मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थेलिन हो गया आपका। ओके, ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस में अपने जो है डिफरेंट ऑड्यूर प्रोवाइड करते हैं। ऑड्यूर मीन्स इनकी डिफरेंट स्मेल्स होती हैं, ठीक है। तो वही हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी क्या होती है, एज सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट ऑड्यूर इन एसिड एंड बेसिस। ओके, देखिए बच्चे वन बाय वन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखो, ओके पहले बात करते हैं बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले आपका आता है बेटा लिटमस आता है। लिटमस के बारे में आपको पता होगा बेटा, ठीक है। अगर हम बच्चे क्या होते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं लिटमस की, तो लिटमस को अगर मैं क्या कहते हैं एसिड में डालता हूँ, एसिड सॉल्यूशन में, तो उसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू से रेड हो जाता है आपका, ठीक है, ब्लू से रेड हो जाएगा। ओके, लिटमस का जो हो जाएगा कलर क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा आपका लिटमस सॉल्यूशन का। और अगर हमने बेस में डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेड कैबेज को जो एक्सट्रैक्ट होता है बेटा, जो भी इसका कलर होता है ना, रेड कैबेज को जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एसिड में आपको रेड कलर प्रोवाइड करता है, और बेस में इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है, ठीक है। रेड कैबेज जो लाल गोभी जो होती है, पत्ता गोभी, उसका अगर हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो उसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर शो करेगा, और बेस में डालेंगे तो हम उसको, वो हमें क्या देगा बेटा, हमें ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट, तो बेसिकली ये क्या करेगा बेटा, आपको ये देंगे एक तरीके से, ब्लू कलर देगा आपको एसिडिक मीडियम में, और पिंक कलर देगा किसमें आपको, बेसिक मीडियम में। टर्मरिक तो बेटा आपको पता ही है ना, टर्मरिक के आप एक्टिविटीज खुद भी कर सकते हैं, एसिड में डालो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में डालते ही जो हल्दी का कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। तो दीज आर बेसिकली बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस के प्रेजेंस में। ओके, तो इसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई एसिड है बेस है, कि कौन सा कलर वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, वैसे बेटा अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें, फिनोप्थेलिन हो गया बेटा आपका। फिनोप्थेलिन क्या करता है बेटा, अगर हम एसिडिक मीडियम में डालें तो उसको कोई कलर नहीं होता, कलरलेस रहता है, जैसे, लेकिन अगर हम बेस में डाल दें तो उसका कलर क्या होता है, पिंक हो जाता है, किस सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में। ओके, सेम मिथाइल ऑरेंज होता है बेटा, मिथाइल ऑरेंज जो होता है आपका एसिड में रेड कलर शो करता है, और बेस में वो आपका येलो कलर का कन्वर्ट हो जाता है आपका बेसिक सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो ये बेटा आपके हो गए ना नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं बेटा आपके यहाँ पर क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो मैंने आपको बताया ना, जो एसिड और बेस में क्या करता है, अपनी स्मेल को चेंज, जैसे अनियन की बात करें, अनियन की बेटा क्या होता है, इसकी ना एक पार्टिकुलर स्मेल आती है आपके एसिड की बेस इसमें, और कोई स्मेल नहीं होती बेस की इसमें। वैनिला की बात कर रहे हैं, वैनिला एसेंस की, तो रिटेन्स द स्मेल, कोई स्मेल में चेंज नहीं आता, और आपका बेस में तो स्मेल ही नहीं आएगी उसमें आपकी, है ना। क्लोव ऑयल क्या होता है आपका, क्लोव ऑयल्स की स्मेल सेम की सेम रहेगी एसिडिक मीडियम में, और लूज स्मेल्स व्हेन इट इज एड इन द आपका बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो उसकी स्मेल जो है चेंज हो जाएगी, उसकी स्मेल जो है खत्म हो जाएगी। ओके, तो दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर यूज टू इंडिकेट बेसिकली दीज आर एसिड्स और नॉट। या तो हम कलर चेंज के बेसिस पे बात कर सकते हैं, या तो उसके ऑडियो चेंजेस के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि कौन सा आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा आपका बेसिक सॉल्यूशन है। अब ना बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की। देखो आपको पता है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेस। देखो आपको पता है जब एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करवाया जाएगा तो आपको पता है सॉल्ट तो बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जिंक को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करूँ तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। ओके, अब वैसे ही बेटा अगर मैं बेस को करूंगा मेटल के साथ रिएक्शन तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें भी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने जिंक के साथ रिएक्शन करवाया तो बन गया सोडियम जिंकेट, साथ में इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ओके, देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट वॉज विद अ पॉप साउंड, इसे हम कहते हैं पॉप टेस्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हमें बताना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हुई है कि नहीं, तो उसके लिए हमें पॉप टेस्ट यूज़ करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल को लेकर के आएंगे उसके सामने, ठीक है। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, बस्ट होगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपको उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हुई है। ओके, हम किसके साथ बात करें, मेटल के कार्बोनेट्स के साथ या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ओके, तो क्या होगा, देखो अगर मैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाता हूँ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो सॉल्ट बनेगा, और साथ में CO2 गैस निकलेगी, और साथ में वाटर फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl को मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता हूँ, बनेगा क्या बेटा, NaCl बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2 फॉर्मेशन होगा। सेम बेटा अगर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी आपका NaCl बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2 निकलेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर बेसिस को मैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर बेटा लिखा है कि अगर आपको पता करना है कि CO2 गैस लिबरेट आउट हुई है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको ना क्या करना पड़ता है, आपको लाइम वाटर टेस्ट यूज करना पड़ता है। कौन सा, लाइम वाटर टेस्ट।
लाइम वाटर टेस्ट यूज़ करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है कि हम बेसिकली CO2 गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास ऑन करवाते हैं। अगर उसका कलर बेटा वाइटिश हो गया तो समझ जाना कि वो आपका CO2 गैस लीजिए। देखो जैसे कि सपोज कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी आपकी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, लाइम वाटर होता है। इसमें अगर CO2 गैस को पास करो तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा आपका। ओके, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है आपको ये मिल्की शो होता है। क्लियर, दैट्स गुड। अब देखो बेटा, अगर मैं एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास कर दूँ तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और H2 बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी मिल्कीनेस क्या होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ना बन जाएगा आपको, क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा आपको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है बेटा, स्पेलिंग देख लेना, बाइकार्बोनेट साथ में आपका डन हो नोच। ओके, तो बस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, CO2 गैस को आप जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करो तो आपको क्या कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में हमने CO2 गैस यूज़ कर ली तो ऑब्वियसली बात है वो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, जो मिल्कीनेस होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। डन, वेरी नाइस। अब देखिए बच्चे आगे बात करते हैं। देखो इतनी बात ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ ईच अदर। अगर मैं एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाता हूँ तो उस रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। मीन्स जब एसिड को मैं बेस के साथ रिएक्शन करता हूँ तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर फॉर्मेशन होगा। ओके, तो क्या पर द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं HCl को NaOH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, मुझे मिलेगा NaCl बनेगा और साथ में H2 बनेगा। ओके, देखो लिखा ना बेटा, कब अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मैं वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अगर दोनों ही वीक है तब भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ओके, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो बच्चे इतनी बात समझ में आती जा रही है आपको, वेरी नाइस। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। देखो बच्चे एक बात का ध्यान रखें, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके बेसिक ऑक्साइड्स हैं। जैसे एग्जांपल दे रखे यहाँ पर मेटलिक ऑक्साइड, जब बेटा हम ना एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है आपका सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्यों बेटा, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा था कि जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता था बेटा, आपका सॉल्ट और वाटर बनता था ना, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन होती थी आपकी। तो सेम चीज़ वही है यहाँ पर, जो मेटल के ऑक्साइड क्या वो बेटा आपके बेसिक नेचर के आपके, और जब उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर तो फॉर्मेशन होगा ना बेटा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखें, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, और देयर आर सम एक्सेप्शन, उसके बारे में बात करेंगे। इतनी बात समझ में आएगी बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए बेटा, देखो रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या हो गया बेटा, जो आपके एसिडिक नेचर के। देखो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स एसिडिक की नेचर होते हैं आपके। देखिए जैसे आपको नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका। ठीक है, जैसे आपको पता है CO2 गैस की बात करें तो CO2 गैस क्या बेटा आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आपके, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड का हमने रिएक्शन करवा दिया बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया तो टिश्यू फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा और साथ में H2O बनाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिए बेटा, नॉन मेटलिक के जो ऑक्साइड्स वो बेसिक, वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है आपके, बेसिक होता है आपके। ओके, ठीक, चलो देखिए बच्चे, अभी तक बेटा आपने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी एसिड्स और बेस की, वो यहाँ पर उन्होंने समराइज कर रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो आपको पता है बेटा सॉल्ट बनता है, CO2 गैस निकलती है, वाटर बनता है, ये तो आपको पता है। अगर मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करता हूँ तो आपको पता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दिया तो सॉल्ट और CO2 गैस और H2O बनता है। अगर मैं एसिड को मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता हूँ तो आपको पता है सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, लगभग सॉल्ट और वाटर तो फॉर्मेशन हो ही रहा है। एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएगा, 2 बार लिख दिया बेटा उन्होंने। अच्छा, एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करो तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, अच्छा ये इसके लिए बेटा
बेस को करवाएंगे तो सेम होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर आपको पता है बेस को मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करवाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी आपकी, मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन एसिड के साथ रिएक्शन करने पे आपको ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ओके। अब बेस ने बेटा नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, क्योंकि आपको पता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होता है आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर? तो ये थी बेटा कुछ रिएक्शंस एसिड और बेस की। आगे फर्दर बात करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब बच्चे एक बात आती है माइंड में, देखिए बच्चे पार्टी, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, क्या बोला कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब मुझे बताओ कि एसिड्स और बेसिस में जितने भी आपके एसिड्स हैं और जितने भी आपके बेसिस हैं उनमें ऐसा क्या कॉमन चीज़ होती है, वो बात है। देखो आपको पता है ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस इन कॉमन, हर एसिड के अंदर क्या होता है बेटा H+ आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एसिड क्या करता है, H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं द एक्वस सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। आपको पता है आप एसिडिक क्या करता है, आपके H+ आयंस को रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल उसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। दूसरी बात बेटा ऑल बेसिस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्साइल आयंस होते हैं, यानी कि OH- आयंस होते हैं, ओके। क्लियर? वही चीज़ यहाँ पर बता रही है बेटा, आपको पता है ऑल एसिड्स के अंदर H+ आयंस होते हैं और ऑल बेसिस के अंदर OH- होते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि बेस है या क्या आपका एसिड आपका हो गया। डन करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एसिड्स और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को जो वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो आपको पता है बेटा एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयंस को रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में, ठीक है। H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। आपको पता है जब वाटर में हम बात करते हैं तो H+ आयंस तो रिलीज करते हैं, लेकिन H+ आयंस कभी भी अकेला नहीं होता, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके बनाता है, आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन H3O+ आयन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। देखो लिखा ना पर आपको, देखो ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो लिखा हुआ है कि देखो सिंपल सी बात है, यानी कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये जब मतलब वाटर में डिजोल्व करता हूँ मैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये बनेगा H3O+ बनेगा और साथ में आपका Cl- बनेगा, यानी कि ना आयंस आपके डिसोशिएट हो जाते हैं, ओके। देखो दूसरी बात, बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH-। अब जब बेस को बेटा आप जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, Na+ और OH- आयंस मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिजॉल्व करते हैं Mg2+ और OH- आयन मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो H+ आयंस रिलीज होंगे, और अगर हम बेस को वाटर में ऐड करें तो हमें OH- रिलीज होंगे। देखो लिखा है बेटा, एक चीज़ और लिखी है यहाँ पर, बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जितने भी बेस आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। अच्छा, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, अच्छा ये चीज़ ना बेटा अपने माइंड में दिखनी है, क्या चीज़ है देखो, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड्स, एसिड्स को जब भी हम डाइल्यूट बनाते हैं, यानी कि जब एसिड में हम कहते हैं वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं और एसिड का कंसंट्रेशन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर and not water to the acid, because the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic reaction, highly volatile, highly क्या कहते हैं एक तरीके से क्या हो जाएगा ना, वॉयलेंट हो जाएगा। समझो कुछ बात, देखो एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, कभी भी जब भी हम एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं तो कभी भी ऐसा आपको प्रेफर नहीं किया जाता कि एसिड में वाटर को ऐड कीजिए। हमेशा बोला जाता है कि वाटर में एसिड को ऐड कीजिए, वो भी प्रॉपरली स्टर करके, ओके। अदरवाइज अगर हम बेस को या एसिड को डायरेक्टली वाटर में ऐड करेंगे तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, एक तरीके से बेटा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और वॉयलेंट हो जाएगा, वॉयलेंट रिएक्शन होगा एक तरीके से, ओके। हो सकता है कि वो जो एसिड स्प्लैश आउट हो जाए, बाहर निकल जाए और बीकर भी आपका ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर इतनी बात बेटा समझ में आ गई, तो दैट्स वाई हमेशा ध्यान रखना है आपको। देखो बेटा यहाँ पर मेंशन भी है, इन्होंने डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बता रखा है, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि वाटर को कभी भी आप एसिड में ऐड नहीं करेंगे, हमेशा क्या कहते हैं वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है, ओके। देखो ना, इफ वाटर इज एडिड टू एसिड, अगर हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड में तो द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। ये मैंने आपको बताया था, आपको क्या होगा कि अगर हम वाटर को एसिड में ऐड करें तो क्या होगा, इसमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में बेटा हीट रिलीज होगी कि हो सकता है कि मिक्सचर आपका स्प्लैश आउट बाहर निकल जाए, और कॉज बर्न्स एंड ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकोलिटी, ठीक है। तो हो सकता है कि ग्लास जो बीकर है वो भी फट सकता है, ओके, और आपको जो है चांसेस हो सकती है इंजरीज होने के, okay। So that's why we have to add acid in the water, not water to the acid. This should be clear in your mind, okay? That's good. Okay, तो यहाँ पर मेंशन किया, देखो adding water to acid cause mixture to splash or break the glass container, okay। Mixing an acid or base with water results in decrease in concentration of the H+ ions, hydrogen ions,
या OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस को डाइल्यूशन। बेटा सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं एसिड या बेस को वाटर में ऐड करता हूँ तो आपको पता है इनकी जो H प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन आपकी है ये, और OH माइन की कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होती जाएगी हर पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर के हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन उतनी है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जो है हमारी हाइड्रोनियम आयंस की और OH माइनस आयंस की वो डिक्रीज होती जा रही है विद द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। ओके, अच्छा एक चीज बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब मैं यहाँ पर बात करें बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे बता सकते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ओके, इंडिकेटर की जो बात हमने करी कि जो बता सकता है कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ओके, या बेस की बात करें तो बेसिकली ये कुछ नहीं बेटा, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। It shows different colors at different concentration of H plus ions in the solution। अब बेसिकली क्या बड़ा क्या है, ये आपका ना डिफरेंट इंडिकेटर्स का सेट होता है। ओके, मीन्स कहने का मतलब हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसके अंदर अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ओके, और बेसिकली ये ना डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H plus ions पे डिफरेंट कलर शो करता है आपको। ओके, pH scale, a scale for measuring H plus ions concentration in a solution। P in pH स्टैंड्स फॉर पोटेंश, इन जनरल वर्ड्स को हम कहते हैं पावर, यानी कि एक तरीके से हम हाइड्रोजन की पावर को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं pH स्केल। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर में बेसिकली क्या होगा, आपका pH मीटर हम यूज़ करते हैं, pH पेपर जिसे हम कहते हैं। ओके, अगर pH आपका 7 है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में कोई भी एसिड नहीं, कोई भी बेस नहीं, यानी कि न्यूट्रल आपका है। अगर pH 7 से कम आता है तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर pH 7 से ज़्यादा है तो समझ जाइए वो बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, तो मैंने मतलब कहने का मतलब क्या, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस अगर ज़्यादा है तो समझ जाना इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज ग्रेटर मोर, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, जैसे जैसे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वो वीक एसिड बनता जाएगा। देखो ना मेरे को यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है इसलिए आपकी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये आपके नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पर क्या आपका वीक एसिड्स है। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम है। ओके, इनका pH क्या होगा, इनसे कम होगा। देखो यहाँ पर देखा ना, देखो दूसरी बात यहाँ पर बोली है, देखिए दूसरी बात क्या बेटा, आपको पता है ये आपका वीक बेस होगा क्योंकि इसका pH कम है, जिसका pH ज़्यादा होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, यानी कि देखो ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब एसिड को बेटा आप डाइल्यूट करते हो pH इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपकी यहाँ डिक्रीज होती जा रही है डाइल्यूशन के साथ साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, जब डाइल्यूशन के साथ साथ आपका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो pH क्या होगा, आपका pH क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ऑन डाइल्यूटिंग अ बेस, जब हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तो pH क्या होगा, बड़ा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पर हो रही है डिक्रीज। डिक्रीज मतलब यहाँ पर क्या हो ना, हाँ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो आपको पता है, जब आपको पता है कि जितनी ज़्यादा pH बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका जो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, pH भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्यों? क्योंकि हम एसिडिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये तो आपको पता ही बेटा। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें आपको वही चीज़ बोलेगी आपको। ठीक है, बेसिक नेचर कब बढ़ेगा और आपका एसिडिक नेचर कब बढ़ेगा। अब जब बात करते हैं, देखो अब बेटा सुनो बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है pH का, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हमारे पास जो pH है वो क्या है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। देखो पहला, प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको पता है दे आर pH सेंसिटिव। कैसे? देखो, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ pH रेंज 7 to 7.8। हमारी बॉडी जो है 7 से लेकर 7.8 pH की रेंज पे ही वर्क करती है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड। अगर आपके रेन वाटर की जो pH है 5.6 से अगर कम होती है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ओके, अब देखो बेटा, जब भी हम इरिगेशन मतलब जब भी हम क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें pH देखना पड़ता है सॉइल का। देखो, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। आपको पता है प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए एक पार्टिकुलर pH की जरूरत होती है। पार्टिकुलर pH यानी कि एसिडिक मीडियम और पार्टिकुलर बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके हमारा जो पार्टिकुलर जो क्रॉप है वो आपकी डेवलप हो सकती है, अदरवाइज वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। और इंपॉर्टेंस कुछ उनकी बात करते हैं। देखिए बच्चे, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड विच हेल्प्स इन द डाइजेशन। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, HCl होता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, वो रिलीज करता है, हमारा स्टोमक प्रोड्यूस करता है
जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। कभी कभार क्या होता है बेटा कि इनडाइजेशन के दौरान एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे को क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होती है। तो इस पेन और इरिटेशन से हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। एंटासिड्स क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, है ना, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में जो एसिड हमारी स्टोमक में डेवलप हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं, मतलब हल्का बेस यूज़ करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो कि तरीके से क्या कर सकता है, आपके स्टोमक में इरिटेशन और बढ़ा देगा। ओके ओके, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बेटा दे रखा है आपको, देखिए सेकंड पॉइंट क्या देखा है, पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ। ठीक है, अब दांतों में जो बड़ा सड़न होती है ना, दांतों जो खराब होने का मेन रीजन भी होता है आपका ये पीएच में चेंज आता है। देखो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच बेटा 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दांतों में सड़न आना स्टार्ट हो जाएगी। टूथ इनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट कोरोड्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5। बेटा होता है क्या ना, देखो मेरी बात समझ लेना। अब पता है टूथ के जो हमारे दांत होते हैं ना, दांतों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं। वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, उसे कहते हैं हम हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक, और वो ना जल्दी से वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन वो जल्दी से कोरोड हो सकती है जब पीएच हमारा 5.5 से कम होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एसिड्स प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। आपको पता है कि हमारे माउथ में क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, जब कुछ फूड पार्टिकल्स रहते हैं ना बेटा, तो बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं, ईट मतलब खाते हैं, और खाने के बाद जो अपना वेस्ट होता है वो एसिडिक फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसकी वजह से हमारे दांतों का पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, माउथ का पीएच डिक्रीज हो जाता है। ओके, इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट बेसिकली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, वो हमें टूथ डिके से बचा देता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखिए बड़ा कुछ आपने देखा होगा ना, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ओके, तो बेटा कुछ हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे लिखा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखो बच्चे देखा को हमने अपने वी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। आपको पता है जैसे मधुमक्खी ने अगर काट डंक मार दिया तो होगा क्या ना, वो उसकी बॉडी से ना एक एसिड रिलीज होता है, उसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड होता है, एसिड रिलीज करता है वो मिथेनोइक एसिड। ओके, जो एक तरीके से क्या करता है, हमें इरिटेशन और इरिटेशन या कॉज पेन डेवलप करते हैं। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ करें यानी कि माइल्ड बेस का अगर हम यूज़ करें तो उससे हमें थोड़ा फायदा मिल जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लिप्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड causing burning sensation और पेन। रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट्स गिव रिलीफ। देखो आपको पता है कुछ ना नेचुरल आपके वो होते हैं, एक होता है निटल लिप्स होते हैं जिसमें ना थोड़े से एक तरीके से क्या होता है, कांटे तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब कुछ पोर्शन निकला हुआ होता है जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक तरीके से मिथेनोइक एसिड्स को इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन डेवलप होता है। अगर हम उसको डॉग प्लांट्स की लीफ से अगर रब करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुन बेटा, पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात देखो, मैंने बताया था आपको, अब जब हमने न्यूट्रिशन रिएक्शन पढ़ा था तो आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, जिसका पीएच होगा 7 होगा। जैसे एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके, तो ना जैसे एग्जांपल अगर हम ले NaOH हमारा क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड अगर हम लेते हैं HCl तो ये बनाएगा आपका NaCl बनाएगा और साथ में वाटर फॉर्मेशन करेगा, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। ओके डन। अगर बेटा हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो उस केस में बनेगा आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा, पीएच आपका 7 से कम, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, जिसको जैसे हम बात करें इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मैंने अगर HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका हो गया, प्लस में वीक बेस यानी कि मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो इनका रिएक्शन करने में क्या होगा बेटा, ये बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl बनेगा और साथ में वाटर फॉर्मेशन हो गया। तो इस केस में जो बेटा ये जो सॉल्ट बना है ना, ये आपका होगा क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग मतलब एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। क्लियर, दैट्स इट, उसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और वीक एसिड यानी कि CH3COH यानी कि इथेनोइक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं।
तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो आपको बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा, और ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया बेसिक सॉल्ट हो गया, जिसका पीएच क्या होगा 7 से ग्रेटर होगा। डन। तो ये चीज़ आपने बेटा ध्यान रखनी है। ओके, तो आई होप इतने सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बेटा तो कमेंट जरूर करिए और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करते रहिए। ओके, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, पेपर बहुत अच्छा आएगा आपका, डोंट वरी फॉर इट। ओके, लेट्स गो। बेटा आपने यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट हमारा है वो सोडियम क्लोराइड है, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो, बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी का यूज़ करके बना हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बना हुआ है, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके देखो बेटा कितने सारे केमिकल्स हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब हम प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। अब देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है NaOH, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो बेटा आपको पता है NaCl का जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। जैसे उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा आपका NaOH बनाएगा। इसको हम कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, मीन्स क्या कहना चाहता है कि NaCl का हमने सॉल्यूशन लिया, ओके, और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में क्या होगा, एक जगह बेटा क्लोरीन गैस निकलेगी, एक जगह से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो सॉल्यूशन बचेगा वहाँ पर वो बनेगा आपका NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा आपका। डन। जैसे कि बेटा यहाँ पर इन्होंने इस प्रोसेस में लिखा, इसको बेटा देखिए जैसे यहाँ पर मेंशन आपका, इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हमने इस सॉल्यूशन, देखो बेटा ये तो हो गए इलेक्ट्रोड्स जो मेटल्स के होते हैं, एक तरह हमने क्या लगा दिया बेटा, ये जो हो गया पॉजिटिव में से, एक तरह से हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड किया। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव से, नेगेटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं बेटा एनोड कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो बेटा आपको पता है इसमें होगा Na+ आयंस होंगे और Cl- होंगे, और H+ आयंस होंगे वाटर की वजह से, और एक होगा आपका OH- आयंस होंगे। तो आपको पता है बेटा H+ आयंस जो होते हैं इनकी स्पीड ना कंपेरिजन टू Na+ से ज़्यादा होती है, तो H+ आयंस जाकर के यहाँ डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जाकर के आपका Cl- आयंस जो है डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्लोरीन गैस निकलेगी, और नीचे जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, NaOH बच जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे डेवलप हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो क्लोरीन जो हाइड्रोजन गैस है इसको पता है आपका फ्यूल्स की तरह यूज़ किया जाता है, मार्गेरिन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में अमोनिया बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, फ्यूल मीन्स ये रॉकेट फ्यूल्स की तरह भी यूज़ किया जाता है आपका ना H2। और आपको पता है Cl2 को हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज़ किया जाता है, PVC डिसइंफेक्टेंट्स, ओके, CFCs एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, यानी कि CFCs वगैरह में इनको हम यूज़ करते हैं क्लोरीन गैस का। डन, लेट्स कंटिन्यू। ओके, जैसे कि बेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैंने आपको बताया ना NaCl को जो हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और साथ में बेटा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता है, आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एनोड में बेटा Cl2 गैस निकलेगी, आपको पता है मैंने क्यों, क्योंकि एनोड आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और Cl क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जाकर के वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक तरीके से लूज करेगा और Cl2 गैस बन जाएगी। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, आपका H2 गैस निकलेगी, नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन, कैथोड के पास जाकर बेटा आपका NaOH सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है Na+ जो कैथोड के नज़दीक ज़्यादा होगा ना, दैट्स वाई। ओके, H2 एज अ फ्यूल हम फ्यूल मार्गेनिक में यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट PVC CFCs में यूज़ करते हैं। HCl आपको पता है क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaOH का यूज़ किया जाता है बेटा डीग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड पेपर मेकिंग में भी हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, अब बेटा आपको पता है ना, देखो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो हम क्लोरीनेशन करते हैं तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ब्लीच बनाते हैं बेटा आपका, क्या होता है ब्लीच बनाते हैं। और ब्लीच कहाँ यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड ब्लीच या ब्लीचिंग फैब्रिक भी हम उसको बोलते हैं। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब बेटा बात आती है नेक्स्ट सॉल्ट की, नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या बेटा जो क्लोरीन गैस हमारे निकली है, अगर मैं उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सो डाइक्लोराइड मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर, इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, ये कहना देखो, ठीक है, क्या कह रहा है कि इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखो बेटा ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज़ किया जाता है ताकि हम पेपर फैक्ट्रीज में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, और डिसइंफेक्टिंग
ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड बच्चे नेक्स्ट जो आपका आता है केमिकल, वो आता है आपका बेकिंग सोडा, इंपॉर्टेंट वर्ड। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, NaCO3 भी बोलते हैं। ये बनता है कैसे बेटा, देखो NaCl यानी कि आपको पता है कॉमन सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, CO2 गैस हो गया, और उसमें हमने अमोनिया गैस पास कर दी, तो इनके रिएक्शन से बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा और साथ में बनता है बेकिंग सोडा। ये होता है बेटा आपका माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, मतलब हल्का बेस होता है। जब इसको हीट किया जाता है कुकिंग प्रोसेस के, तो आपको पता है ये निकालता है CO2 गैस निकलती है और बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है बेटा, इसका यूज़ किया जाता है आपका बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है टू मेक द बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को हम मिक्स करते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ CO2 विथ वाटर, देखो ठीक है बच्चे, इसका यूज़ किया जाता है बेटा देखो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ये कह रहा है बेकिंग पाउडर को अगर मैं मिक्स करता हूँ हीट या मिक्स करता हूँ पानी के साथ, तो CO2 गैस निकलती है विच कॉज ब्रेड एंड केक्स टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, तो जो कि एक तरीके से क्या करते हैं केक वगैरह को स्पॉन्जी और क्या कहते हैं सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। कौन सी गैस, CO2 गैस, जब उसमें से रिलीज होती है तो। ओके, और दूसरी बात बेटा इसको यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट टू एंटासिड्स में एज एन इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं, यूज इन सोडा एसिड्स या फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। आपका क्लियर, दैट्स इट। ओके, अब एक वर्ड आता है बेटा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक तरीके से एक पार्टिकल कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें वॉशिंग सोडा बनाते हैं। इसको यूज़ किया जाता है ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बोरेक्स एक कंपाउंड होता है बोरोन का, उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम जो है वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ओके, देखिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4.5H2O, जिसमें हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है ना, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं POP कहते हैं। अब बेटा क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या कह रहा है बेटा कि अगर मैं जिप्सम को हीट करता हूँ 373 केल्विन पे, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ कर देगा, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर देगा, 1.5, और क्या बना देगा POP बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। ये कह रहा है बेटा इट इज़ वाइट पाउडर, एक तरीके का वाइट पाउडर होता है, और मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अगर इसको हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनाएगा बेटा, जिप्सम बना देगा। इसे हम कहते हैं जिप्सम कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम बन जाएगा बेटा जिप्सम को हम पढ़ सकते हैं एक तरीके कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, क्योंकि इसमें 2 वाटर की मॉलिक्यूल है। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, हम इसको पढ़ेंगे। ओके, इसका यूज़ क्या क्या है, देखो डॉक्टर यूज़ POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्ड को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं इसको POP को। फॉर मेकिंग सर्फेस स्मूथ सर्फेस बनाने के लिए भी हम POP का यूज़ किया जाता है। ओके, तो बेटा यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। POP को अगर हम वाटर के साथ ऐड कर देंगे इसमें बेटा आपको ड्राई प्लेस में रखा जाता है POP को, सो दैट अगर जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा, मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम बना देगा, और जिप्सम बनने के बाद बन जाता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है। ओके डन, दैट्स गुड। अब अच्छे बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि वाटर जो है मॉलिक्यूल्स से कंबाइन कर जाते हैं। लिखा है इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 1 फॉर्मूला यूनिट का मतलब होता है एक जो फॉर्मूला होता है ना आपका किसका, किसी भी सॉल्ट का, उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अटैच्ड हैं, उससे हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, जैसे आपको पता है कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। कैल्शियम सल्फेट 2H2 जिप्सम का 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो जिनको हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं किसी भी पार्टिकुलर आपके सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट के साथ। ओके, उसे हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करना ना भूलें बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।